सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हर एक दिन एक नया उपहार है, उसे प्रसन्नता से स्वीकार करें और अपने नए दिन का आरंभ 3 शब्दों के साथ करें। प्रयास, सत्य और विश्वास। प्रयास अपने उज्जवल भविष्य के लिए, सत्यता अपने कर्मों के प्रति और विश्वास ईश्वर पर रखें तो सफलता आपकी होगी। जीवन कई क्षणों, कई पलों से मिलकर बनता है, लेकिन जीवन ना तो अतीत में है और ना ही भविष्य में। जीवन इस वर्तमान के क्षण में है जिसे हम जी रहे हैं। इसलिए सदा ही अपने भविष्य के लिए आज से ही प्रयास आरंभ करने चाहिए, क्योंकि भविष्य में खिले हुए सभी फूल उनके बीज वर्तमान में बोए हुए बीजों से ही बनते हैं। इसलिए यदि आप अपने भविष्य को सुखी बनाना चाहते हैं तो प्रयास आज से ही आरंभ कीजिए। अपने समय का सम्मान कीजिए, सदुपयोग कीजिए। समय की पहचान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। व्यक्ति स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण करता है और उसे नाम देता है भाग्य का। भाग्य अगर आप अपना बेहतर करना चाहते हैं तो सत्य, निष्ठा और सकारात्मक विचारों के साथ अच्छे कर्म कीजिए, जिससे आपका भाग्य अर्थात भविष्य सुखी बनेगा। अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए निरंतर ही अच्छे विचारों को सुनना अनिवार्य है और साथ ही उचित होगा यदि इन्हें अपने जीवन में धारण किया जाए, क्योंकि हमारी सोच अर्थात हमारे विचार ही कर्मों का निर्माण करते हैं और कर्मों से निर्मित होता है हमारा भविष्य। न धैर्येण विना लक्ष्मीर्न शौर्येण विना जयः, न ज्ञानेन विना मोक्षो, न दानेन विना यशः। धैर्य के बिना धन, वीरता के बिना विजय, ज्ञान के बिना मोक्ष और दान के बिना यश प्राप्त नहीं होता है। Money without patience, victory without courage, liberation without knowledge, and fame without charity cannot be achieved. वैदिक युग हो या संस्कृत साहित्य का युग, इन दोनों ही युगों में अत्यंत अनुपम वचन कहे गए और ये वचन आगे चलकर सूक्तियों में बदल दिए गए। ये सूक्तियाँ व्यक्ति को जागृत करने का कार्य करती रही हैं, उनको प्रेरणा देने का कार्य करती रही हैं। ऐसे ही एक ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखी हुई सूक्तियों के महत्व के विषय में जानते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। संस्कृत साहित्य युग हो अथवा वैदिक युग, दोनों ही युगों में विभिन्न वचन कहे गए जो अत्यंत ही सुंदर और आदर्श थे, जिसके कारण ये वचन आगे चलकर सूक्तियों में बदल गए और वो सूक्तियां निरंतर लोगों को जागृति प्रदान करती रहीं, उन्हें उत्साहित करती रहीं। सूक्ति शब्द का अर्थ है सुंदर उक्ति, अर्थात सुंदर अथवा आदर्श विचार। व्यक्ति के भाग्य और व्यक्ति के कार्य दोनों में प्रतिद्वंद्विता हो तो वास्तव में मनुष्य कार्य के बल पर ही आगे बढ़ता है। वैदिक युग का एक इसी प्रकार का वचन है जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भगश्चरैवेति, अर्थात बैठे हुए मनुष्य का भाग्य भी बैठा रहता है अर्थात रुक जाता है। इसके विपरीत जो उठकर खड़ा होता है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है। जो सोता रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है और जो चलता रहता है उसका भाग्य भी विचरण करता है। अतः चलते रहो।
उद्यमशील मनुष्य को ही भाग्य का साथ मिलता है। प्रत्येक युग में इस प्रकार के पुरुषार्थ को महत्व देने वाली सूक्तियों से प्रेरणा मिली है। भाग्य और पुरुषार्थ के संबंध में न जाने कितने प्रकार की विचारधाराएं। पुरुषार्थ कहता है कि नहीं, मैं भाग्य के संपूर्ण कार्यों को बदल सकता हूं, मेरे में सामर्थ्य है। वो पीछे चलता है और मैं आगे। भाग्य को कैसे चलना है ये मैं अर्थात पुरुषार्थ निर्धारित करता हूं। अगर मैं चलने लगा तो ये निश्चित है कि उसके पीछे भाग्य को चलना ही है, मेरे वश में है वो। अगर मैं दौड़ने लगा तो ये पक्का है कि मेरे पीछे चलने वाला जो भाग्य है वो दौड़ेगा ही। इस प्रकार की धारणा भावना इससे कही गई है। अपने देश के विशाल इतिहास में इस प्रकार की भावना नहीं तो काम किया है। जितने आविष्कार हुए हैं, जितनी प्रगति हुई है, वो सब इस प्रकार के धारणा से हुई है। भाग्य के कार्य को पुरुषार्थ निर्धारित करता है। भाग्य पुरुषार्थ के नियंत्रण में है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुशलता पूर्वक पुरुषार्थ करने को ही महत्व दिया है। पुरुषार्थ अथवा परिश्रम को सांख्य दर्शन में भी महत्वपूर्ण बताया गया है। अपने देश में पुरुषार्थ के सबसे बड़े प्रवक्ता गीता में भगवान श्री कृष्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण ने ये योग की परिभाषा बदल दी। योग कर्मसु कौशलम, काम भी करे और काम करने के साथ साथ उसमें स्किल आए, इतना बढ़िया काम करे पुरुषार्थ करे, उसमें स्किल आए, इसमें कौशल आए, वो है सबसे बढ़िया योग। योग कर्मसु कौशलम, इस बात का उद्घोष करने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषार्थ के संबंध में ये कहा कि पुरुषार्थ, चाहे वो महाभारत का युद्ध हो अथवा कोई भी काम करना हो, जीवन में किसी भी प्रकार की प्रगति, जीवन के प्रत्येक सोपान में किसी भी प्रकार की प्रगति करनी हो तो उसके लिए पुरुषार्थ होना चाहिए। वह काम तभी सफल हो सकेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा के विशाल सनातन ग्रंथों में भाग्य और पुरुषार्थ में से पुरुषार्थ को ही अत्यधिक महत्व दिया गया है। जीवन के प्रत्येक सोपान में प्रगति और सफलता के लिए पुरुषार्थ को ही आवश्यक बताया गया है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज़। व्यक्ति कभी कभी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता, धन संचित करने में लगा रहता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कर्मों का ही हिसाब होता है। इसलिए हम प्रतिदिन किस तरह के कार्य करते हैं इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और यदि हमें पता ना हो कि भविष्य का रास्ता कैसा है तो स्वयं को सशक्त बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार कर्मों से हमारा भाग्य बनता है, ठीक उसी प्रकार स्वास्थ्य पर ध्यान देने से रोगों की संभावना कम होती है। हर्निया एक चिकित्सीय अवस्था है जो कई प्रकार की होती है और काफी लोगों को प्रभावित करती है। किस तरह से हर्निया का आरंभ होता है, क्या कारण इसके होते हैं और क्यों आवश्यक है कि हर्निया की स्थिति का जल्द और सही उपचार करवाया जाए, आइए समझ लेते हैं। हर्निया एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जिसमें शरीर के किसी अंग के अनुयायी प्रकोष्ठ परत कमजोर हो जाती है, जिसके कारण आवरण में छिद्र हो जाता है और इसी वजह से आवरण के बाहरी तत्व इस खोल में प्रवेश कर सकते हैं। ये एक पीड़ादायक और आम स्थिति है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। हर्निया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। जब कभी भी उन्हें इंग्विनल रीजन में, जांघों के ऊपर वाले हिस्से में कोई सूजन दिखाई पड़े तो उनको हमेशा डॉक्टर के पास आना चाहिए। हर्निया जो ग्रॉइन में होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंग्विनल हर्निया बोलते हैं, दूसरा फेमोरल हर्निया है। फेमोरल हर्निया अनकॉमन है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, पर इंग्विनल हर्निया बहुत ही कॉमन है। यंग एज में भी इंग्विनल हर्निया हो सकता है, पर आमतौर पर ओल्ड लोगों में या एल्डरली लोगों में जिनके मसल वीकनेस होती है या जो बहुत स्मोक करते हैं या जो हेवी वर्क करते हैं, ऐसे लोगों में इंग्विनल हर्निया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हर्निया का मतलब होता है आते उतरना। भगवान ने छोटे छोटे ओरिफिस दिए हुए हैं बॉडी में, जिससे नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नीचे की ओर निकलते हैं,
पर ये कभी कभी किसी वजह से डायलेट हो जाते हैं, तो अंदर की चीज़ें जैसे आंत, फैट, ओमेंटम, ये चीज़ें नीचे उतरने लगती है और स्क्रोटम तक जाने लगती है। जब कभी ये स्क्रोटम तक पहुंच जाता है तो ये कंप्लीट हर्निया मानते हैं, और इस स्टेज में भी ये अंदर चला जाता है, तब ये रिड्यूसिबल बोलते हैं, मतलब अपने आप से रिड्यूस हो जाता है। इस स्टेज तक सर्जरी करना अच्छा रहता है, आसान रहता है। हर्निया तब होता है जब त्वचा के अंदरूनी हिस्से में कोई भाग किसी छिद्र से बाहर निकल जाता है, या मांसपेशियां व ऊतक कमजोर हो जाते हैं और त्वचा की अंदरूनी परत से बाहर आने लगते हैं। अधिकतर हर्निया में पेट के अंगों में से कोई पेट की अंदरूनी गुहा यानी दीवार में से बाहर निकलने लगता है। हर्निया धीरे धीरे हो सकता है। कई कारण इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं या इसकी संभावना को बढ़ा सकते हैं। हर्निया होने पर व्यक्ति को प्रभावित स्थान पर दर्द, सूजन, घुटन या जलन की भावना जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। हर्निया का निदान शारीरिक परीक्षण और कुछ जांच द्वारा किया जाता है। हर्निया के लक्षण ये होते हैं कि मरीज आपके पास हमेशा यह कहकर आता है कि जब मैं कोई काम करता हूँ या स्ट्रेन करता हूँ तो हमारे ग्रॉइन में एक छोटा सा सूजन जैसा निकलता है और उसमें गुरगुर की आवाज़ होती है, पर जब भी वो सोते हैं तो वो गायब हो जाता है। ये हर्निया का अर्ली स्टेज माना जाता है। पर अगर कोई मरीज इग्नोरेंट है या वो नहीं कराना चाहता है तब फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस या तो हर्निया अंदर की ओर नहीं जाएगा, जिसको ऑब्स्ट्रक्टेड बोलते हैं, या कई बार वह फंस जाता है। फंसने से आंतें सड़ने लगती है, यह स्ट्रैंगुलेशन है। यह एक सर्जिकल इमरजेंसी है और इसमें कई बार जान का खतरा भी होता है, कई बार आंतें काटनी होती है। इसलिए समय रहते ही हर्निया के लिए निदान कर लेना चाहिए। हर्निया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अत्यधिक दर्द होता है। हर्निया के उपचार के लिए सर्जरी एक उपयोगी विकल्प है। सर्जरी द्वारा हर्निया को ठीक किया जा सकता है और जटिलताओं को कम किया जा सकता है। यदि सही समय पर हर्निया का उपचार न किया जाए तो समस्या बढ़ सकती है और व्यक्ति के लिए जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। हर्निया हमेशा सर्जरी से ही करेक्ट किया जा सकता है। यह एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हर एक लोगों को जानना चाहिए। और सर्जरी के बाद आमतौर पर मरीज पूरी तरह से फिट हो जाता है। सर्जरी कई तरीके से होते हैं। सर्जरी हम ओपन सर्जरी करते हैं जो ट्रेडिशनल सर्जरी है, जिसमें जांघ के ऊपर के हिस्से में लोअर एब्डोमेन में करीब 4 सेंटीमीटर का चीरा लगाते हैं और हर्निया डिफेक्ट को रिपेयर करने के बाद एक स्पेशल मेश होता है, जाली होती है जो स्पेशल धागे की बनी होती है, हम लगाते हैं। आजकल धागे मेश वाली सर्जरी सब लोग चाहते हैं और हम लोग भी करना चाहते हैं, क्योंकि मेश वाली सर्जरी में रिकरेंस बहुत कम होता है। दूसरा सर्जरी का मेथड है लैप्रोस्कोपिक। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी प्रिंसिपल सर्जरी का वही है, लेकिन इसमें कॉस्मेसिस ज़्यादा अच्छा है, रिकवरी जल्दी होती है, मरीज अपने काम पर ज़्यादा जल्दी लौट सकते हैं। तो मेरा संदेश यह है कि हर्निया जब कभी किसी को हो तो ज़रूर क्लिनिशियन को दिखाना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन वाले स्टेज में नहीं जाना चाहिए। समय रहते इसका ऑपरेशन जरूर कराना चाहिए। हर्निया के इलाज के लिए उपयोगी विकल्प उपलब्ध हैं। आवश्यक है कि हर्निया होने पर विशेषज्ञ द्वारा उसका कारण जाने और सही तरीके से इसका इलाज करवाएं। सही समय पर सही इलाज द्वारा हर्निया को ठीक किया जा सकता है। सर्जरी के बाद व्यक्ति को कुछ समय के लिए सावधानियां बताई जाती हैं, जिनका पालन कर व्यक्ति जल्द ही ठीक हो जाता है और सामान्य गतिविधियां आराम से कर सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जब बात हो स्वास्थ्य की तो न सिर्फ सही समय पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय जटिलताओं से बचाव कर सकते हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं। हर्निया भी एक ऐसी ही स्थिति है जिसमें यदि सही समय पर इलाज करवा लिया जाता है, अर्थात सर्जरी करवा ली जाती है, तो कई तरह की जटिलताओं की संभावना कम हो सकती है।
ऐसे ही जीवन में जब सही निर्णय लिए जाते हैं तो आगे के जीवन की दिशा बदली जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है, यदि आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं, उज्जवल करना चाहते हैं, तो अपनी आदतों को बदलें और बदली हुई आदतें आपके भविष्य को सही दिशा देंगी, उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगी। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। Good girl. आगे सैलरी नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा, तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450, मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो, बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वस्थ रहने के लिए योग उपयोगी है, इसलिए यदि आप अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो नियमित रूप से योग को अपनाना उपयोगी और सहयोगी हो सकता है। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी योगी क्रियाएं जो शरीर के मध्य भाग के लिए लाभकारी हैं। आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं सहज कटी मध्य भाव आसन, जिसमें हम लोग हिप्स एंड टोर्सो के लिए अभ्यास करेंगे। ओके, सो पहले देखेंगे कैसे करना है। पैरों में इस तरह से थोड़ा 2 फीट का अंतर कर लेंगे अपने ही फीट से, इस तरह से, और दोनों हाथ पीछे हिप के पास रखेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। कमर से पीछे की तरफ जितना जा सके आराम से, ऊपर की तरफ देखना है, इसलिए सर पीछे की तरफ जाना चाहिए और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। और एक बार श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। कमर से पीछे झुकना है। आपका वजन हाथों पर, हथेलियों पर हो, हिप्स पर हो और ऊपर की तरफ देखते रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। अब ये दूसरा प्रकार देखेंगे। दूसरे प्रकार में पैरों में अंतर उतना ही रहेगा, 2 फीट का। अपने ही फीट से दोनों हाथ पीछे थाइस पर या कमर पर रख सकते हैं। अब पहले श्वास भर लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के बराबर सामने झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए, और फिर धीरे से नीचे की तरफ देखेंगे। यहाँ कुछ क्षण रुकने के बाद फिर श्वास भरते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इसे 2 से 3 बार अभ्यास कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब करेंगे कमर का। इस तरह से कमर पे हाथ रख के पहले कमर को दाहिनी तरफ शिफ्ट करेंगे, फिर वापस सेंटर में आएंगे। अब बाईं तरफ
फिर सेंटर में आएंगे, फिर दाहिनी तरफ, फिर सेंटर में आएंगे और फिर बाईं तरफ। इस तरह से इसे 3 से 4 बार अभ्यास कर सकते हैं हिप के लिए। अब इसी का तीसरा भाग देखेंगे। इस तरह से पैर को सामने से 90 डिग्री पर उठा लेंगे और इसको ऐसे गोल घुमाएंगे। 2, 3, फिर इसे वापस लेके आएंगे। इस तरह से 3 से 4 बार इसका अभ्यास किया जा सकता है। फिर इसी तरह से बाएं पैर से पहले इसे गोल घुमाएंगे 90 डिग्री पर रखते हुए और फिर इसे धीरे से वापस उल्टी दिशा में। इस तरह से 3 से 4 बार इसका अभ्यास किया जा सकता है। सो आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। आजकल की जिंदगी ही ऐसी है कि हम एक जगह बैठकर कंप्यूटर के सामने काम करते रहते हैं, तो हमारी कमर का भाग हमेशा दबा रहता है, अंदर की पाचन एरिया भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हर आधे घंटे अपनी जगह से उठना, थोड़ा सा चल के आ जाना, ये बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 या 3 बार 15-15 मिनट जरा वॉकिंग करके आ जाना और भी अच्छा रहेगा। हर जगह जरा कमर के लिए ट्विस्ट करना और पीछे देखने की आदत भी डालो, ऊपर देखने की आदत डालो। उठना बैठना बार बार, ये भी बहुत फ़ायदा करेगा। कोई चीज़ ज़मीन पे है, बैठ के उठ जाओ, तो इस सब से कमर को आराम मिलेगा। और सबसे ज़्यादा है डांसिंग, मूविंग एक्टिविटीज़, ये सब भी ज़िंदगी में लाओ, उससे हेल्दी रहोगे। नमस्कार। जीवन में सक्रिय रहना अति उपयोगी होता है। अतीत में किए गए कर्मों से बनता है वर्तमान और वर्तमान में किए गए कर्मों से भविष्य का निर्माण होता है। यदि अतीत से शिक्षा और अनुभव लिया जाए तो वर्तमान में क्षमता बढ़ती है। जितनी बेहतर क्षमता होगी भविष्य उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि कर्म उतने सशक्त बनेंगे। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि हमारी त्रुटियों का ज्ञान हमें हो, चाहे बात हो शिक्षा की या फिर हमारे जीवन की। संस्कृत में कई बार कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका अधिक दूसरी भाषाओं में प्रयोग करने की वजह से उनमें अशुद्धि आ जाती है, भाषण में भी और लेखन में ही। आज संस्कृत पाठशाला में चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास और समझ लेते हैं कुछ ऐसे ही शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध उच्चारण। कौन से हैं वो शब्द और कैसे उनका शुद्ध प्रयोग किया जा सकता है, आइए जानते हैं। नमोस्तु दर्शकाः, स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि, और वह शब्द है उपरोक्त। हिंदी जैसी भाषाओं में वस्तुतः ऊपरी का ऊपर के रूप में व्यवहार होता है, इसलिए ही ऊपर और उक्त के योग से बने शब्द को ऊपरोक्त तो किसी तरह से कहा जा सकता है। पर कालांतर में भाषा प्रयोक्ताओं की भाषा में लाघव की प्रवृत्ति के साथ ऊकार को ह्रस्व ऊ अर्थात उकार के रूप में ही, या फिर कहें कि मूल संस्कृत के ऊपरी शब्द के ह्रस्व उकार को ही स्वीकृत करने के बाद आज विशेष रूप से हिंदी में उपरोक्त शब्द का प्रयोग हो रहा है। वस्तुतः तत्सम और तद्भव जैसे वर्गीकरण के क्रम में हम उपरोक्त शब्द को रख सकते हैं। उपरोक्त का मूल और संधि सहित शब्द तो उपर्युक्त ही सर्वथा शुद्ध है। जहां उपरी और उक्त इन दो शब्दों के मेल से बने उपरोक्त शब्द में उपरी का अर्थ ऊपर है और उक्त का अर्थ कहा गया यह होता है। तो ये सब जानने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि संस्कृत भाषा में या फिर शब्द की सर्वथा शुद्धता को ध्यान में रखकर उपरोक्त इस शब्द का प्रयोग अवश्य ही नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात उपरोक्त के स्थान पर उपर्युक्त कहा और लिखा जाना शुद्ध है, यह हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए। तो उपर्युक्त इस शब्द से बने वाक्यों के अभ्यास से हम उपरोक्त इस अशुद्ध उच्चारण और लेखन से स्वयं को दूर रख सकेंगे। इस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत हैं कुछ वाक्य। उपरि लिखितमेव वचनम उपर्युक्तम
न तो उपरोक्तम, अर्थात ऊपर में लिखित वचन ही उपर्युक्त कहलाता है, उपरोक्त नहीं। तो उपर्युक्त को उपरोक्त न कहें, इसके लिए दूसरे वाक्य के साथ अभ्यास कर लेते हैं। उपर्युक्त प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्ये लिखन्तु, अर्थात उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तरों को एक वाक्य में लिखें। अपि जानाति भवान उपर्युक्त पद्यांशस्य रचयिता कः इति? क्या आप जानते हैं कि उपर्युक्त पद्यांश का रचयिता कौन है? अगला वाक्य लेते हैं। अपि उपर्युक्तम उद्धरणम समीचीनम अस्ति। इसे हिंदी में कहेंगे, क्या उपर्युक्त उद्धरण ठीक है? तो देखा आपने, ऊपर में कहा गया या ऊपर में लिखा गया, इस भावार्थ के साथ जो एक संधि सहित शब्द हमारे द्वारा प्रयुक्त होता है, जो व्याकरण अनुसार या संस्कृत की प्रकृति के अनुसार सर्वथा शुद्ध है, वह उपर्युक्त कहलाता है, न कि उपरोक्त। इन वाक्यों के अभ्यास के साथ आप सभी ने अब अवश्य ही यह हृदयंगम कर लिया है। इसी आशा के साथ हम आप सभी से चाहेंगे आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा से प्रयाणार्थ अनुमति। पुनरपि नूतनं शब्द विशेषं स्वीकृत्य तदीय शुद्ध प्रयोग विषये भवतः भवतीः च सवाक्य प्रयोगं प्रेरयितुमायास्यामि। तावत् सर्वान् नमामि। आप करते रहिए संस्कृत का अभ्यास, और अभ्यास अपने व्यवहार और स्वभाव को बदलने का। ना अतीत को लेकर दुखी हो और ना ही भविष्य की चिंता कीजिए। जिए तो इस पल में, इस वर्तमान के क्षण में, इसी पर ही अपना मन केंद्रित कीजिए। साथ ही जीत और हार की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत है। इसलिए अपनी नज़र बदलिए, नज़रिया बदलिए। जिस प्रकार से चश्मा बदलने से दृष्टि साफ हो जाती है, ठीक उसी प्रकार सकारात्मक विचार लाने से आपका जीवन बेहतर बन सकता है। निरंतर प्रयत्न करते रहिए, प्रसन्न रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।